ज्ञानदूत 2.0 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डाई इथाइल मैलोनेट के बारे में कुछ और बातें। इससे पहले हमने इनोलेट्स में इथाइल एसिटोएसीटेट के बारे में पढ़ लिया था। हमने डाई इथाइल मैलोनेट के बारे में भी कुछ जानकारियां हासिल कर ली थी इससे पहले वाले वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डाई इथाइल मैलोनेट से किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के यौगिकों को सिंथेसाइज कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। जिन कंपाउंड्स की सिंथेसिस हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में भी हमने कुछ कंपाउंड्स का सिंथेसिस देख लिया था डाइथाइल मैलोनेट से। इस वाले वीडियो में जिनको हम पढ़ेंगे वो सिंथेसिस हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के सिंथेसिस, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के का सिंथेसिस, कीटोनिक एसिड, अनसैचुरेटेड एसिड, एल्कीन, एमिनो एसिड, साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस और अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इन सभी यौगिकों को डाइइथाइल मैलोनेट से किस प्रकार से सिंथेसाइज किया जाता है वो हम जानेंगे। हमने अल्फा हाइड्रोजन के एसिडिटी के बारे में भी विस्तार से इससे पहले वाले इनोलेट्स के वीडियो में जान लिया था और याद कर लेते हैं कि मैलोनिक एस्टर, जिसका फॉर्मूला यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यह दूसरे कई प्रकार के कार्बनिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस के लिए इसीलिए आसानी से यूज किया जा सकता है क्योंकि इसका ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा इसलिए क्योंकि क्रियात्मक समूहों से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन है और उसका जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। तो इस तरह का जो अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूहों से, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो सिंथेसाइज हम अलग अलग प्रकार के कंपाउंड्स को इसलिए कर सकते हैं क्योंकि मैलोनिक एस्टर के मिथिलीन हाइड्रोजन एसिडिक हैं, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है। दूसरी बात, जब इसका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं और ये मैलोनिक एसिड डेरिवेटिव में एस्टर से एसिडिक ग्रुप में परिवर्तित हो जाता है, उनका हम आसानी से डीकार्बोक्सिलेशन भी कर सकते हैं। तो ये दो कारण है जिसकी वजह से मैलोनिक एस्टर से हम विभिन्न प्रकार के यौगिकों का सिंथेसिस आसानी से कर सकते हैं। आज के इस वीडियो का जो पहला सिंथेसिस हम देख रहे हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को किस प्रकार से हम मैलोनिक एस्टर से सिंथेसिस कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। सक्सेनिक एसिड का सिंथेसिस देखें, ये मैलोनिक एस्टर के दो मॉलिक्यूल्स लिए, दो मोल्स जो हैं वो हमने सोडियम इथॉक्साइड यानी ऑर्गेनिक बेस के लिए हैं। हमें मालूम है जो ये सोडियम इथॉक्साइड का OET इथॉक्साइड आयन है, इस H प्लस को निकाल कर ले जाता है और सोडियम आयन जो है C- के साथ इस प्रकार से जुड़ता है। क्योंकि हमने दो मोल्स लिए हैं तो इसी तरह से हमें दो मोल्स ऑफ मोनोसोडियो मैलोनेट हमको मिला और इन दो मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन हम आयोडीन से करवाते हैं। यहाँ ये दो सोडियम है, दो आयोडीन है, तो दो सोडियम आयोडाइड मॉलिक्यूल्स इसमें बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएंगे और दोनों जो मोनोसोडियो डाइथाइल मैलोनेट है वो CH बॉन्ड से आपस में जुड़ जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर CH और CH आपस में कार्बन कार्बन बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये नए कार्बन कार्बन बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पर निर्माण हुआ है और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये एक मैलोनिक एस्टर के मॉलिक्यूल से और दूसरा जो नीचे वाला हिस्सा है दूसरे मैलोनिक एस्टर के मॉलिक्यूल से हमें प्राप्त हुआ। इन दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना इस रिएक्शन के दौरान। अब क्योंकि हम देख सकते हैं कि इसके अंदर दो एडजेसेंट या नेबरिंग कार्बन के ऊपर चार एस्टर ग्रुप जुड़े हुए हैं, अनस्टेबल है ये, तो इसका हाइड्रोलिसिस किया जाएगा। ये सारे COO- यानी कार्बोक्सिलेट आयन में परिवर्तित हो जाएंगे, उनका प्रोटोनेशन करेंगे। प्रोटोनीकरण करने से वो चारों के चारों एस्टर जो कार्बोक्सिलेट आयन है एसिड के रूप में इस तरह से COOH में परिवर्तित हो जाएंगे। अनस्टेबल कंपाउंड होगा, आसानी से इसका डिकार्बोक्सिलेशन होगा हीटिंग के द्वारा और यहाँ से CO2 निकलकर चला जाएगा और ये H जो है इस कार्बन से जुड़ जाएगा। इसी तरह से CO2 यहाँ से निकल जाएगा और ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा और इस प्रकार से हमें दो CH2 ग्रुप्स यहाँ मिलेंगे, ये रहे, और COOH और COH यहाँ पर ये इस तरह से जुड़े हुए हैं और हमें मिला सक्सेनिक
एसिड, किससे? डाइथाइल मैलोनेट से। इसी प्रकार से हम एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड, एल्काइल प्रतिस्थापित डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का सिंथेसिस भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो CHR है, ये जो एल्काइल ग्रुप है, ये हम इच्छित एल्काइलेशन हम कर सकते हैं अपने मनपसंद के एल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल करते हुए। मैलोनिक एस्टर से शुरू करते हैं चलिए। और सोडियम इथॉक्साइड हमने लिया एज अ बेस, और सोडियम इथॉक्साइड के साथ यहाँ H माइनस हो जाएगा और Na प्लस लग जाएगा, और एक हाइड्रोजन इथॉक्साइड आयन के साथ मिलकर ETOH के रूप में बाहर निकल जाएगा बाई प्रोडक्ट के रूप में। तो यहाँ सोडियम आयन लगेगा, जैसे कि हमने इससे पहले वाले स्लाइड में भी देखा था। उसका हम मिथाइल आयोडाइड के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम आयोडाइड बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा, और मिथाइल ग्रुप जो है वो इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। इस प्रकार से हमें ये प्रोडक्ट इस रिएक्शन के द्वारा प्राप्त होगा। इसका दोबारा हम सोडियम इथॉक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन एक अभी भी बचा हुआ है, और सोडियम इथॉक्साइड की वजह से इथेनॉल या ETOH, ये ETO और यहाँ H ये निकल जाएगा एज अ बाई प्रोडक्ट, और ये सोडियम आयन जो है यहाँ पर C माइनस के साथ इस प्रकार से जुड़ जाएगा। ये हमने एल्काइलेटेड मैलोनिक एस्टर प्राप्त किया है, और ये जो एल्काइल ग्रुप है, ये जो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप के रूप में है, इसको हमने अपनी पसंद से, अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको जोड़ा है। इसके दो मॉलिक्यूल्स हम आपस में लेंगे और उसका आयोडीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ये सोडियम और ये दो आयोडीन के साथ दो NaI या सोडियम आयोडाइड मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाएंगे। इन दोनों कार्बन के बीच में बनेगा एक नया कार्बन सिग्मा सिग्मा कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, और ये मॉलिक्यूल हमको प्राप्त होगा। यहाँ जो हाइड्रोजन थे वो हट गए हैं और CH3 लगा दिया है हमने इस मिथाइल आयोडाइड की सहायता से। 4 एस्टर ग्रुप हैं, हाइड्रोलिसिस करेंगे, कार्बोक्सिलेट आयन में ये परिवर्तित हो जाएंगे, उसका प्रोटोनेशन करेंगे तो वो COOH में परिवर्तित हो जाएंगे। ये कोई नई रिएक्शन नहीं है, इसको हमने विस्तार से इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको समझा रखा है, लिखा रखा है। आप चाहें आंसर को बढ़िया बनाने के लिए एक-एक स्टेप को खोलकर उसी तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। 4 ग्रुप्स हैं, 4 COOH ग्रुप्स हैं, और 2 निकटवर्ती या नेबरिंग कार्बन से जुड़े हुए हैं। अनस्टेबल कंपाउंड हो गया ये, हीट करेंगे, डिकार्बोक्सिलेशन होगा, ये CO2 निकल जाएगा, ये CO2 निकल जाएगा, और इसके दोनों हाइड्रोजन इस कार्बन से और इस कार्बन से ही जुड़ जाएंगे। इस तरह से हमें अल्फा अल्फा प्राइम डाइमिथाइल सक्सेनिक एसिड उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ। आइए देख लेते हैं कीटोनिक एसिड का सिंथेसिस किस प्रकार से कर सकते हैं हम। देखिए यहाँ पर एस्टर हमने डाइमिथाइल मैलोनिक एस्टर हमने लिया है, सोडियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर Na प्लस और C माइनस आ जाएगा, और ETOH यहाँ पर साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा। उसका रिएक्शन करवाएंगे एसिटाइल क्लोराइड के साथ, ये CO ग्रुप है, और यहाँ पर Na है, Na के साथ ये Cl निकल जाएगा, NaCl बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा, और ये जो CO है इस कार्बोनाइल ग्रुप का, इस कार्बन से बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड, और इस तरह से आप देख सकते हैं एल्काइल की जगह यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप या एसाइल ग्रुप इस एक्टिव हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ जुड़ गया है, और एक एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ से हट गया है, उसकी जगह ये COCH3 ग्रुप आके जुड़ा है। ये जो डेरिवेटिव हमको प्राप्त हुआ, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड जो हमें प्राप्त हुआ, इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, एस्टर जो है वो कार्बोक्सिलेट आयन में परिवर्तित हो जाएंगे, और जिसका हम प्रोटोनेशन करने पर वो कार्बोक्सिलेट आयन COOH में परिवर्तित हो जाएंगे। उसके बाद क्योंकि दोनों COOH ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, अनस्टेबल कंपाउंड होता है, ये हीट करेंगे, डिकार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जोड़ दीजिए, और आपको ये CH2COOH यहाँ ये वाला हिस्सा जो है मैलोनिक एस्टर से हमें प्राप्त हुआ, और ये जो ग्रुप है वो हमने यहाँ इसका एसाइलेशन किया था उससे प्राप्त हुआ। कुल मिलाकर अगर आप देखें, ये है कीटोनिक और ये एसिड, तो ये कीटोनिक एसिड है और इसका नाम है एसिटोएसिटिक एसिड।
आइए देख लेते हैं एक और प्रकार के कंपाउंड को हम किस तरह से नोवेनेचल रिएक्शन के द्वारा हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। नोवेनेचल रिएक्शन में कार्बोनाइल कंपाउंड का एक एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है और उसके बाद उसका डिहाइड्रेशन होता है और डिहाइड्रेशन से हमें इस तरह से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर प्राप्त होता है। उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे और डिकार्बोक्सिलेशन से हमको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ आप जो देख रहे हैं वो है क्रोटोनिक एसिड का सिंथेसिस मेलोनिक एस्टर के द्वारा। आमतौर पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन प्राप्त होता है या कॉन्जुगेटेड इनोन हमें प्राप्त होता है नॉन रिएक्शन में, लेकिन क्योंकि हम यहाँ मेलोनिक एस्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए हमको प्रोटोनिक एसिड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड प्राप्त होगा। आइए देखते हैं किस प्रकार से ये है अपना कार्बोनाइल कंपाउंड। ये हमारा एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड दैट इज मैलोनिक एस्टर और आप शॉर्ट में, हालांकि इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इस कार्बन का यहाँ पर सी माइनस का यहाँ पर, लेकिन आप शॉर्ट में आप इसको यूं याद कर सकते हैं, मैकेनिज्म नहीं है ये कि इसका डबल बॉन्ड O और इसका H2 ये निकाल दें तो H2O निकाल सकते हैं और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्राप्त हो सकता है। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, OH ग्रुप का बनना और फिर उसके बाद H2O का निकलना, इन 3 स्टेप में रिएक्शन पूरी होती है। अंत में एंड में आपको इस प्रकार से C डबल बॉन्ड C मिलेगा। याद करने के लिए शॉर्ट फॉर्म, ऑक्सीजन यहाँ से 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकाले, ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ। सो हमको ये मिला अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर आपको प्राप्त हुआ। इसमें 2 एस्टर ग्रुप्स हैं और ये हिस्सा जो है मेलोनिक एस्टर से हमें प्राप्त हुआ है। इसका हम हाइड्रोलिसिस अगर करते हैं और फिर प्रोटोनेशन करते हैं तो एस्टर ग्रुप जो है COOH में परिवर्तित हो जाएंगे और क्योंकि दोनों COOH ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं इसलिए हीट करके डिकार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं। CO2 इसमें से निकाल दीजिए, इस हाइड्रोजन को इस कार्बन से जोड़ दीजिए और ये CH-COOH मेलोनिक एस्टर का हिस्सा है और यहाँ पर जो CH3CH है वो इस कार्बोनाइल ग्रुप का हिस्सा है और कार्बोनाइल ग्रुप से प्राप्त हुआ है और इन दोनों के बीच में आया डबल बॉन्ड और हमको मिला अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड फ्रॉम मेलोनिक एस्टर। नेक्स्ट सिंथेसिस हम करते हैं, सिंथेसिस ऑफ एल्कीन्स। इसके लिए हमने मेलोनिक एस्टर को लिया, सोडियम मेथॉक्साइड से रिएक्शन करवाया, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है, उसकी जगह Na+ आ जाता है और आपको ये मिला मोनोसोडियम मेलोनिक एस्टर। मोनोसोडियम मेलोनिक एस्टर का टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड या हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम ब्रोमाइड ये Br ये Na और यहाँ से जो है मेलोनिक एस्टर रीजेनरेट होगा, निकल कर आ जाएगा और ये एल्कीन प्राप्त होगा। इस एल्कीन के ये जो 3 और ये 4 कार्बन है वो यहाँ से आए हैं, तो इस प्रकार से हम एल्कीन को भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। ये जो रिएक्शन है ये निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए ऐसे वाले क्वेश्चन में इसको पूछा जाता है। हम जो एमिनो एसिड्स हैं उनका सिंथेसिस भी डाइथाइल मैलोनेट से कर सकते हैं। नाइट्रस एसिड लिया, नाइट्रस एसिड जैसे कि हमें मालूम है कि नाइट्रस एसिड अनस्टेबल एसिड है, इसको इन सिटू प्रिपेयर किया जाता है रिएक्शन के दौरान और वो नाइट्रस एसिड जो है डाइथाइल मैलोनेट के साथ इसने रिएक्शन किया और इसमें से ऑक्सीजन और इसमें से 2 हाइड्रोजन आप निकाल लीजिए। याद रखिए ये मैकेनिज्म नहीं है, शॉर्ट में याद करने के लिए है। तो और कार्बन और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बन गया एक डबल बॉन्ड और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकला। ये O और ये H2 निकाल दिया आपने, N डबल बॉन्ड C बचता है, वो आपस में जुड़ गए। ये हमको इंटरमीडिएट यौगिक या कंपाउंड हमें प्राप्त हुआ। इसका हम करेंगे सिलेक्टिव रिडक्शन, जिंक एसिटिक एसिड के द्वारा चयनात्मक अपचयन करेंगे। ये जो C डबल बॉन्ड है उनको कुछ नहीं होगा, जबकि यहाँ पर जो हिस्सा है उसका रिडक्शन हो जाएगा और NH2CH में ये जो पोर्शन है वो परिवर्तित हो जाएगा। एस्टर का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिड में परिवर्तित होंगे, एक ही कार्बन से 2 COOH ग्रुप जुड़े हुए हैं तो हीट करने पर एक CO2 इसमें से निकल जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा हीटिंग से और ये H इसके साथ जोड़ दीजिए। ये नाइट्रस एसिड से आया हुआ हिस्सा है, इतना हिस्सा मेलोनिक एस्टर का है तो आपको यहाँ पर CO2 निकलने के बाद NH2 CH2 COOH
ये प्रोडक्ट मिलेगा। ये है एमिनो एसिड और ये है ग्लाइसिन का ये एग्जाम्पल हमने यहाँ पर सिंथेसाइज किया। साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड को किस तरह से कर सकते हैं सिंथेसाइज? बड़ा आसान है। ये हमने मेलोनिक एस्टर का हमने 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम मेथॉक्साइड के साथ जब हमने रिएक्शन करवाया तो 2 Na यहाँ पर लग गए हैं इस कंपाउंड से शुरू करके, और 2 सोडियम मेथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये कंपाउंड हमको यहाँ पर प्राप्त होगा। इसका हमने 1,2 डाइब्रोमो इथेन के साथ रिएक्शन करवाया। ये Br Na और Na के साथ 2NaBr इसमें साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा, और ये CH2 इस कार्बन के साथ, ये CH2 इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। आप देखिए कि हमने 2 कार्बन का डाई हेलो कंपाउंड लिया था और 1 कार्बन मेलोनिक एस्टर से जाके जुड़ा और 3 कार्बन का रिंग हमको प्राप्त हुआ। यानी जितने कार्बन हमने यहाँ इस चेन में लिए उससे 1 ज्यादा कार्बन का यहाँ पर रिंग बना। ये हिस्सा जो है मेलोनिक एस्टर का वो यहाँ पर है, दोनों एस्टर ग्रुप यहाँ पर है। एस्टर ग्रुप हमको हटाना है क्योंकि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एक ही COOH ग्रुप कंपाउंड में होना चाहिए, इसलिए हमने इसको हाइड्रोलाइज किया। हाइड्रोलाइज करके ये COOH में परिवर्तित हो जाएंगे। COOH और COH इससे पहले वाले स्लाइड्स में हम कई बार इस चीज को देख चुके हैं। उसके बाद हीट करेंगे तो एक CO2 निकल जाएगा और एक जो है COOH बच जाएगा। इस प्रकार से साइक्लिक प्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड हमें प्राप्त होगा। यदि इस रिंग को हम बढ़ाना चाहते हैं तो जो हमने यहाँ पर डाई हेलो कंपाउंड लिया था उसकी श्रृंखला को हम बढ़ाएंगे। जैसे कि यदि हमने इसी रिएक्शन को, देखिए डाइथाइल मैलोनेट लिया है, 2 सोडियम मेथॉक्साइड के मॉलिक्यूल के साथ इसका रिएक्शन करवाया है, 2 मोल्स ऑफ सोडियम मेथॉक्साइड एंड 1 मोल ऑफ मेलोनिक एस्टर का हमने रिएक्शन करवाया, और यहाँ पर हमने 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन के साथ इसका रिएक्शन करवाया। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है, एक इसका मिला तो 4 + 1 5 कार्बन रिंग इस तरह से हमें प्राप्त होगा। इस कार्बन में 2 COOET लगेंगे, ठीक इस प्रकार से जैसे कि यहाँ है। यही कंपाउंड यहाँ पर है, उसी प्रकार का, यही कंपाउंड है, उसी प्रकार का यौगिक है, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर इसको ब्यूटेन के डेरिवेटिव को यूज किया है तो 4 कार्बन लगे। यहाँ हमने इथेन के डेरिवेटिव को यूज किया था तो यहाँ 2 कार्बन लगे थे। इसी तरह से हम जैसे हमने ऊपर किया था वैसे ही यहाँ का इसको हम हाइड्रोलाइज करें, कार्बोक्सिलेट आयन मिलेंगे, प्रोटोनेशन करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे हीट करके, एक CO2 निकल जाएगा और एक COOH बच जाएगा। इस तरह से साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा डाइहैलाइड 5 कार्बन वाला है तो हमें 6 सदस्यीय वलय मिलेगा। अगर हमारा डाइहैलाइड 3 कार्बन का है तो हमें 4 सदस्यीय वलय प्राप्त होगा। इस तरह से हम विभिन्न प्रकार के इच्छित जो हमें चाहिए वो साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंथेसिस डाइइथाइल मैलोनेट के द्वारा कर सकते हैं। माइकल कंडेंसेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर माइकल कंडेंसेशन जो है वो माइकल डोनर के रूप में यहाँ डाइइथाइल मैलोनिक एस्टर कार्य कर रहा है, और हमने इसका रिएक्शन करवाया है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, जो कि यहाँ पर अल्फा बीटा कार्बोनिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर है। इसका हमने रिएक्शन करवाया सोडियम मेथॉक्साइड के साथ के प्रेजेंस में, और कुल जो इसमें रिजल्ट निकल कर आया वो ये कि यहाँ का जो हाइड्रोजन है, एक एक्टिव हाइड्रोजन इस जो अल्फा कार्बन के साथ जाके जुड़ जाता है और ये COOET CH2 में परिवर्तित हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि ये जो CH है, क्योंकि एक हाइड्रोजन चला गया यहाँ पर, जो CH है वो इस CH2 के साथ जुड़ गया है, तो ये हिस्सा जो है ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर, ये जो इथाइल एक्रिलेट हमने लिया था उससे आया है, और ये जो मैलोनिक एस्टर है उसका जो पोर्शन है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इस रिएक्शन के दौरान बना। इसके बाद हम जो है इस एस्टर ग्रुप्स का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, COOH में सारे परिवर्तित होंगे। इसमें इसको अगर हम हीट करें तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा, एक CO2 ग्रुप इसमें से निकल जाएगा। इन दो जो एक ही कार्बन से जुड़े हुए जो 2 COOH ग्रुप हैं जो मेलोनिक
एस्टर से आए हैं उनमें से एक CO2 निकल जाएगा और हमको इस तरह से ग्लूटारिक एसिड प्राप्त होगा। तो माइकल कंडेंसेशन के द्वारा हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ कर सकते हैं और इस प्रकार से हम ग्लूटारिक एसिड या इस प्रकार से डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का हम सिंथेसिस कर सकते हैं। माइकल कंडेंसेशन का एक और रूप भी हम यहाँ देखें। यहाँ देखिए कि मेलोनिक एस्टर से शुरू हुए हमने इस प्रकार से ये NH2CHCOOET हमने प्राप्त किया था जब हम एमिनो एसिड का सिंथेसिस कर रहे थे। जिंक एसिटिक एसिड का और नाइट्रस एसिड का इस्तेमाल करते हुए हमने इस कंपाउंड को सिंथेसाइज किया था इससे पहले, जिसका जब हमने हाइड्रोलिसिस और डिकार्बोक्सिलेशन किया था तो हमें ग्लाइसिन प्राप्त हुआ था। तो ये वही रिएक्शन है, यहाँ तक हमने रोका है। उसके बाद इसका इस तरह से जो है एसिड क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन करवाया है। ये जो ई है इसको आप इग्नोर करें। CH3COCl यानी एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया है और मैं आपको दिखा दूं कि ये जो हिस्सा है ई यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप इग्नोर करें, इसको नोट्स में ना लिखें। ये मिस टाइपिंग है, गलती से टाइप हो चुका है ये। तो आप ये देखिए CH3COCl के साथ हमने इसका रिएक्शन करवाया और NH2 को हमने प्रोटेक्ट किया। ये जो NH2 है उसका एक हाइड्रोजन हटके यहाँ पर एसिटाइलेशन उसका हमने किया, इसको प्रोटेक्ट किया। सोडियम मेथॉक्साइड से इसका रिएक्शन करवाया। ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है जो कि डाइइथाइल मैलोनेट से हमें प्राप्त हुआ है, ये वाला हिस्सा ये निकल जाता है और उसके साथ हम कंडेंसेशन करते हैं, माइकल कंडेंसेशन। यहाँ पर देखिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड के साथ हमने माइकल कंडेंसेशन किया। ये हाइड्रोजन लगा इस कार्बन के साथ और ये बदल गया CH2 में, या चेंज हो गया CH2 में। CH2COOET के रूप में यहाँ जुड़ा हुआ है और इस CH2 और इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना है, नया सिग्मा बॉन्ड, और ये प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ। इसका अब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, जितने सारे एस्टर ग्रुप हैं सबको COOH में परिवर्तित करेंगे और उसके बाद हम प्रोटोनेशन के द्वारा COOH तक पहुंचते हैं। और यहाँ देख सकते हैं 3 COOH ग्रुप हैं, एक ही कार्बन के साथ 2 COOH इसके साथ है। और इस हाइड्रोलिसिस के दौरान ये जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है उसका भी डी प्रोटेक्शन, विपरिरक्षण हो जाता है। यहाँ उसका परिरक्षण किया था NH2 पे, यहाँ भी परिरक्षण होकर ये NH2 में दोबारा परिवर्तित हो गया है। इन 2 COOH में से एक का डिकार्बोक्सिलेशन आसानी से किया जा सकता है हीटिंग से, और ये जो हमें उत्पाद मिला है ये ग्लूटामिक एसिड है। तो माइकल कंडेंसेशन के द्वारा हम डाइइथाइल मैलोनेट से ग्लूटामिक एसिड को भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी तरह तरह के एमिनो एसिड का सिंथेसिस हम कर सकते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस कर सकते हैं यूरिया के सहायता से। एग्जामिनेशन में पूछा जाता है बार्बिट्रिक एसिड का आप किस प्रकार से मेलोनिक एसिड मेलोनिक एस्टर से सिंथेसिस कर सकते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। जैम में भी आता है इसका क्वेश्चन, और इसका क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी आता है। ये हमने डाइइथाइल मैलोनेट लिखा है, ये यूरिया का मॉलिक्यूल है। NH2 की जगह हमने NH एक इधर और इधर H लिखा है इजीली समझने के लिए। और इसमें से हमने इस रिएक्शन के मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन सिंपलीफाई करने के लिए आप ETO और H को यहाँ से निकालें और ETOH को यहाँ से निकालें, ताकि आपको याद रखने में और इस प्रोडक्ट की संरचना बनाने में आसान हो, इस प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर बनाने में आसानी हो। इसलिए हमने इस प्रकार से इसको लिखा है। ये OETNH यानी ETOH, इधर ETO और H निकालें और इस कार्बोनिल कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनाए जैसे इधर, और यहाँ इस कार्बोनिल कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनाए जैसे इधर। इस तरह से ये जो कंपाउंड है ये बारबिट्यूरिक एसिड है, और बारबिट्यूरिक एसिड का जो ये कंपाउंड है इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट सिंथेसिस है ये शायद, ये इसमें हम सिंथेसिस कर रहे हैं अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये डाइइथाइल मैलोनेट एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड हमने लिया, सोडियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एक हाइड्रोजन हट जाता है, उसकी जगह Na आ जाता है और ETOH यहाँ से बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। उसका उस सोडियम डेरिवेटिव या सोडियम सॉल्ट का रिएक्शन कर रहे हैं हम इथाइल ब्रोमाइड के साथ।
यानी एल्काइल हैलाइड के साथ। एल्काइल हैलाइड में यहाँ जो सोडियम है और यहाँ जो ब्रोमो है, ये NaBr इसमें से निकल जाएगा। आप एग्जामिनेशन में या अपने नोट्स में इन स्टेप्स को खोल कर लिखिए। मैं इसको रिपीट इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसके बारे में आपको सारी जानकारी इससे पहले वाले वीडियो में भी दिया है और यहाँ पर भी आपको बताया है। तो आप खुद लिख कर करेंगे तो बेहतर आपको याद रहेगा। और सबसे पहले वाला वीडियो जो इस सीरीज का था, ये 5वां वीडियो है। क्योंकि इनोलेट जब हमने शुरू किया था तो एसिटोएसिटिक एस्टर से शुरू किया था, उसमें भी सारी डिटेल्ड जानकारियां ये यही की यही रिपीट हो रही हैं। तो बहुत आसान है, हालांकि रिएक्शन देखने में आपको लंबे लंबे लग रहे होंगे लेकिन बहुत इजी है। ये एसिडिक हाइड्रोजन है, उसको बेस के द्वारा हमने निकाला है और ये रिएक्शन बार बार हो रही है, तो खोल के नहीं लिखा है। एग्जाम में जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो खोलकर हर स्टेप को लिखेंगे। कुल मिला के इस रिएक्शन में यहाँ पर ये जो CH3CH2 है, वो इस एक्टिव हाइड्रोजन या अल्फा हाइड्रोजन के साथ जाके जुड़ गया है, क्योंकि पहले बनेगा CH माइनस Na+ और CH माइनस Na+ के साथ ये EtBr का रिएक्शन हुआ। तो यहाँ जो Na+ है और ये Br है, आपस में चले जाएंगे बाई प्रोडक्ट के रूप में। ये इथाइल ग्रुप यहाँ कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। बाकी मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं है, तो उसमें हमने ऐसे लिखा। कुल मिला के नतीजा ये है कि 2 एक्टिव हाइड्रोजन में से एक एक्टिव हाइड्रोजन हटकर यहाँ इथाइल ग्रुप लग गया है। इस एस्टर का, इन दोनों एस्टर ग्रुप्स का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं और परिवर्तित करते हैं। हम उनको कार्बोक्सिलेट आयन में प्रोटोनेशन करेंगे, COOH में परिवर्तित हो जाएंगे। इसका फास्फोरस और हैलोजन के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो एक्टिव हाइड्रोजन है वो हटकर हैलोजन उसकी जगह जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हेलो ग्रुप जुड़ गया है और ये अल्फा कार्बन है। अल्फा क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है COOH, उससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन। अल्फा पे हैलोजन लग गया है, अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, लेकिन इसमें 2 COOH ग्रुप है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, अनस्टेबल कंपाउंड है। नहीं चाहिए हमें दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप, तो एक को हटा सकते हैं हम हीटिंग के द्वारा। एक COO2 चला जाएगा और उसका H जो है इस कार्बन से जुड़ जाएगा CH के साथ, और दूसरा जो COOH है इस प्रकार से जुड़ा हुआ रहेगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मैलोनिक एस्टर से, डाइइथाइल मैलोनेट से हमने अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड और इस एग्जांपल में अल्फा हेलो ब्यूटानाइक एसिड को सिंथेसाइज हमने किया। तो इस प्रकार से हमने अलग-अलग प्रकार के जो कंपाउंड्स हैं उनका सिंथेसिस हमने इससे पहले वाले वीडियो में और इस वाले वीडियो में डाइइथाइल मैलोनेट से किस प्रकार से अलग-अलग कंपाउंड्स को हम सिंथेसाइज कर सकते हैं उसके विषय में हमने पढ़ा। आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइथाइन और इनामीन के बारे में कुछ और जानकारियां। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।